विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है। ऐसे में अगर हम सीधी विधानसभा की बात करें तो इस बार कुछ जो नज़ारे सामने आ रहे हैं वो इतिहास को बदल देने वाले हैं। अगर ऐसा निश्चित होता है तो निश्चित ही एक सीधी विधानसभा पर नया इतिहास लिखा जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनके आज साक्षात्कार पर हम पहुँचे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके जीवन की शुरुआत निश्चित ही एक उम्दा विद्यार्थी के रूप में हुई थी, लेकिन लोगों के प्यार ने एक सरपंच से वो नेतृत्व दिया जो आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के बाद अब प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं और हर व्यक्ति, हर जन समुदाय, हर वर्ग तक उनके प्रयास, उनको लाभ देने का प्रयास, उनको सुख देने का प्रयास, उनको अवसर देने का प्रयास पहुंच चुका है। एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज हम उनसे साक्षात्कार करेंगे जिन्हें हम सब जानते हैं, इन शरण सिंह जी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं अपना बिंद के माध्यम से। और सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ये नहीं जानते हैं कि आपका छात्र जीवन से सरपंच के बाद आज इस परिसर पर आप हैं कि प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं और एक ऐसी बड़ी पार्टी के सदस्य हैं जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो सफ़र कैसा था? सबसे पहले अपना बिंद के चैनल के सभी दर्शकों को और आपको सादर अभिवादन और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे साक्षात्कार के लिए चुना। वस्तुतः मेरा प्रारंभिक जीवन आर्थिक कष्ट से जूझता हुआ शुरू हुआ। मेरे पिताजी एक मध्यम वर्गीय किसान थे जिनका देहांत 1997 में 14 अगस्त को हो गया। उसके बाद हमारी उम्र काफ़ी कम थी और हम सब खेती किसानी का कार्य उस समय भी बड़ी तेज़ी से करते थे। पिताजी के रहते ही हम अपने खेतों में, और मैं तो कहूँ कि पिताजी नहीं, हमारे बब्बा जी के टाइम से हमारे खेतों में सब्जियां और गन्ने की खेती बड़ी तेज़ी से होती थी, जबकि अब नहीं हो पा रही है। और हमने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और हमने तो उसको 16-17 एकड़ में सब्जी लगाने का कार्य प्रारंभ किया और 16 एकड़ में सब्जी लगा करके एक गांव के और अगल बगल के तमाम ज़िले भर के किसानों के लिए एक ऐसा कार्य किया कि तमाम लोग आकर के देखते थे। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज था लोगों के लिए। बिल्कुल। हमारे खेत में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ग्रीन हाउस और नाडेप टाका, बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट, कचुआ खाद, इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता था और मुझे राज्य सरकार ने जिला स्तरीय उत्कृष्ट कृषक के रूप में सम्मानित भी किया था। क्या बात है। पढ़ाई के दौरान मेरी हमेशा से इच्छा रही कि मैं नौकरी करूं बेहतर, और मेरा ध्यान भी उसी तरफ था। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक मेरे परिवार में बब्बा लगते हैं यदुनाथ सिंह जी चौहान, अब वो नहीं रहे, लेकिन सीधी जिले के बड़े अच्छे ज्योतिषी रहे वो। उनने कुंडली के मामले में तो उनने कहा एक दिन कि हमने आपकी कुंडली बनाई है, लेकिन चलो तुम्हारा हाथ दिखवाते हैं। एक जिला पंचायत में अधिकारी थे सिन्हा जी, दिखाया उन्होंने हाथ, तो उन्होंने कहा कि तुम 29 साल के बाद शासन में रहोगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी 29 साल बाद मिलेगी? तो उन्होंने कहा नहीं, नौकरी नहीं, तुम चुनाव जीतोगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नौकरी करना है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम तो चुनाव जीतोगे। तो मैंने कहा हाथ छोड़िए, मुझे घर जाना है। तो बब्बा ने मुझसे पूछा क्यों? तो मैंने कहा मुझे नौकरी करना है, ये कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतोगे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हाथ में जो लिखा होगा भाग्य में वही बताएंगे, तुम दिखाओ हाथ। उन्होंने जो कहा अक्षरशः हुआ और हो रहा है। हाँ, यह दुर्भाग्य मेरा था कि मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाया। 8 साल बाद जब मैं सरपंच बना तब मुझे उनकी याद आई कि उन्होंने जो कहा था वह सही हुआ। तो मैंने पढ़ाई के जीवन में, छात्र जीवन में भी बाद में बजरंग दल ज्वाइन किया। मैं बजरंग दल का जिला संयोजक भी रहा और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में द्वितीय वर्ष हूँ। उसके पश्चात मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री 3-4 बार रहा। फिर मैं आगे बढ़ कर के जो त्रिस्तरीय पंचायती राज महासंघ बना उसका प्रदेश का अध्यक्ष हुआ, निर्विरोध बना। 22 जिलों में उसका काम था मध्य प्रदेश में। और मैं सरपंच बनने के बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा का भी अध्यक्ष रहा। तो एक तरह से अंशित जी देखा जाए तो किसानी से शुरुआत करके हम राजनीति में आए, लेकिन किसानी के क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। और अभी भी जब समय लगता है तो मेरे घर में जो गाय भैंस हैं तो गाय भैंस लगाने का कार्य मैं आज भी करता हूँ।
क्या बात है, ये निश्चित ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं आप। और ये इसलिए भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि सभी को पता है साक्षात्कार तो लगातार कई चैनलों में होते आए हैं, एक बड़े आयाम पर होते आए हैं, एक ऐसे ओहदे पर हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व पर हैं। इस समय आप भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है उसके प्रदेश कार्य समिति के आप सदस्य हैं। इसके पहले आप सीधी के जिला अध्यक्ष थे। बात मैं वहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि अब आप हर व्यक्तित्व पर हैं, हर जुबां पर हैं। अभी हाल ही में अपने चैनल के माध्यम से हमने सर्वे किया था। उस सर्वे के आधार पर विधानसभा सीधी 2023 पर अगर मैं टिकट पर लोगों का अभिमत मैंने जानने की कोशिश की, उसमें जो आपकी प्रतिशतता थी वो लगभग 53 से 54% थी जी। तो मैं सवाल ये है कि अगर जो आपके शीर्ष पर हैं, जो शीर्ष नेतृत्व पर हैं, वो ऐसा दायित्व आपके कंधों पर देते हैं तो हम सीधी को या किस नए मुद्दों के साथ आप सीधी पे चुनाव लड़ेंगे? एक तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपके माध्यम से मुझे ये पता चला कि जनता का स्नेह किस प्रकार मेरे ऊपर है, और तमाम युवाओं ने, बुजुर्गों ने और सभी वर्ग के लोगों ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसा मानते हैं कि मैं विधानसभा का विधायक प्रत्याशी अगर बनता हूं तो मेरा साथ वो सब देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आपने ये सर्वे करवाया तो आपके माध्यम से मुझे स्नेह का पता चला, शायद ये मुझे पता न चल पाता। दूसरी बात ये कि मैं अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति आज हूँ, सदस्य हूँ भाजपा का। उसके पहले मैं जिला अध्यक्ष रहा, उसके पहले मैं किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा और पंचायत प्रकोष्ठ का भी प्रदेश संयोजक, सह संयोजक रह चुका हूँ मध्य प्रदेश का। तो विभिन्न दायित्वों में रहते हुए मैंने जनता के बीच में तमाम उनके लिए उनका कार्य करने का काम किया। लोगों का काम हो जाए, अगर कोई मेरे पास आया है तो मेरे घर के दरवाजे आम जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते थे और आज भी खुले हुए हैं। तो हमेशा से हम ये मानते थे कि जनता की सेवा करना ही हम सबका परम धर्म है। अब रही बात कि हम अगर प्रत्याशी बने, विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, तो हम क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से हमारा एक सपना है कि सीधी एक विकसित सीधी हो, सीधी का एक चहुमुखी विकास हो और सीधी में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो, बढ़िया कॉलेज बने, महाविद्यालय बने और जिला चिकित्सालय की भी और बेहतरीन सुविधा हो। तो इस प्रकार जो आप एक बात महसूस करते होंगे अंजित, बिल्कुल कि किसी भी क्षेत्र के विकास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अहम हैं। छात्रों को पढ़ने के लिए बढ़िया विद्यालय, महाविद्यालय हो, बिल्कुल निश्चित, इसलिए कि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आपको ऊंचे ले जाती है। बिल्कुल। एक नीति के दोहा में है कि किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम दुष्कुलो नस्प विद्वांस देवेर्यप सपूज्यते विद्या लभते सर्वत्र विद्या सर्वत्र पूज्यते। अगर उच्च कुल में जन्म लिया लेकिन विद्याहीन हुआ तो उसका उच्च कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। बिल्कुल। क्योंकि अगर निम्न कुल में भी जन्म कोई लेता है और वह विद्वान है, बुद्धिमान है, तो उसकी सर्वत्र पूजा होती है। बिल्कुल। तो पढ़ने के लिए बढ़िया विद्यालय हो, महाविद्यालय हो विकास के क्षेत्र में, फिर आवागमन की शानदार सुविधा हो, जिसके लिए हमारी सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयासरत है, हमारे सभी विधायक प्रयासरत हैं। और रेलवे के आवागमन के लिए तो हमारी सांसद ने जिस प्रकार उत्कृष्ट कार्य उठा रखा है उसका कोई जवाब नहीं है, निसंदेह। तो वो भी लगी हुई हैं। और हमारा भी उद्देश्य होगा कि आवागमन की शानदार सुविधा हो, ताकि जो हमारे सीधी जिले का जो किसान है या युवा व्यवसायी है, वह अगर कोई उत्पाद शुरू करे तो उसे एक बाज़ार मिल सके, बाज़ार तक उसकी सामग्री पहुँचे। इसके लिए हम चाहेंगे कि आवागमन की बढ़िया सुविधा हो। इसके साथ हम चाहेंगे सिंचाई के लिए, किसानों के लिए बढ़िया सिंचाई की सुविधाएं हों। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि की है और खेत तक पानी पहुंच जाए इसकी चिंता की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंचित क्षेत्र से अछूते हैं, उसको भी सिंचित करने की ज़रूरत है। बढ़िया चिकित्सालय हो, जहां अगर कोई बीमार हो तो बढ़िया चिकित्सालय हो, बढ़िया डॉक्टर हों, और बिजली की बढ़िया व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। इसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है कि हमारे क्षेत्र के तमाम लोगों को 24 घंटे बिजली मिले और औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। ये 5-6 क्षेत्र ऐसे हैं जिससे मैं मानता हूँ कि किसी भी ज़िले को, किसी भी क्षेत्र को हम ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।
बिल्कुल, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल सामने आता है कि अभी लगभग 15 साल से भी ऊपर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। बड़े महाविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीधी अछूता है, ऐसा क्यों? देखिए, इस बात को तो मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि अभी भी यहाँ शैक्षणिक क्षेत्र में बिल्कुल बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे पूर्ववर्ती जितने नेता रहे हों दूसरे कांग्रेस के पार्टियों के, तो उन्होंने भी उस प्रकार क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के लिए कोई योगदान नहीं दिया। अगर दिया होता तो शिक्षा के क्षेत्र में सीधी आगे आता। जैसे मैं रीवा में धन्यवाद दूंगा, चाहे राजेंद्र शुक्ला जी हो या वहाँ अन्य क्षेत्रों के हमारे दूसरे पार्टी के भी अगर किसी पद पर वहाँ आसीन पर व्यक्ति थे, उन्होंने भी रीवा को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रयास किया। लेकिन इन 15 सालों का जो लंबा गैप है, कांग्रेस सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, जो 15 साल का ये 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इसमें नींव रखी जा सकती थी एक बड़े महाविद्यालय के, एक बड़े बाज़ार की वैल्यूएशन की जा सकती थी। सीधी ऐसा लगता है कि जैसे सीधी और सिगरौली जब से अलग हुए हैं तो सीधी अपने आप में एक उपेक्षित माना जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या सीधी को सिर्फ बैलेंस करने के हिसाब से विधानसभा में रखा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सीधी का एक बड़ा महत्व है और महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर जिस प्रकार से रीवा में पार्टी भाव से हट करके विकास भाव होता तो बेहतर विकास होता। सीधी में नहीं हुआ, लेकिन आगे करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात एक और हम कहना चाहेंगे जी कि सीधी में आवागमन के क्षेत्र में तो बढ़िया विकास हुआ है। देखिए, इसको तो आप भी स्वीकार करेंगे, बिल्कुल। चाहे वो चुरहट टनल का मामला हो जी, चाहे वो रेलवे का मामला हो, बिल्कुल। लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में नहीं हुआ। लेकिन कोरोना के काल में दुर्भाग्य था कि 2 साल कोरोना का बिल्कुल काल हमारे देश में, दुनिया में अदृश्य शत्रु का सामना किया हर व्यक्ति ने। बिल्कुल। उस समय सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद और 6 विधायकों सहित हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले प्रदेश में, भोपाल में जाकर उनसे बात की, और हमने और सभी लोगों ने एक राय किससे कहा कि हमारे सीधी ज़िले के लिए मेडिकल कॉलेज, ये 2020-21 की बात है, बिल्कुल, साइंस कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये सारे नर्सिंग कॉलेज यहाँ आप सीधी के देने के लिए दे दीजिए तो सीधी एक शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतर हो जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों यह काम नहीं हो पाया। तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि है व्यवस्था, और जैसे अगर हम हाई स्कूल तक बात करें, हायर सेकेंडरी तक बात करें, उसमें व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं शैक्षणिक क्षेत्र में। अगर हम विद्यालय की बात कर दें, छोड़ दें जी, तो अगर हम 12वीं तक की पढ़ाई की बात करें तो चाहे CM राय विद्यालय हो या अन्य विद्यालय हों, वहाँ पर पढ़ाई का स्तर सुधरा है। अब ज़रूरत हमें केवल स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य जो हमारे डिप्लोमा है उसमें सुधार की ज़रूरत है, उसको शुरू करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं इसी में से जिसकी मैं बात कर रहा था, सर्वे की अपने चैनल के माध्यम से जो हुआ था, उसी में एक बड़ा सवाल उठ के सामने आया है पिछड़ा वर्ग से। कई लोगों के उसमें हमने टिप्पणियां देखी, कई लोगों की बात हमने सुनी, उसमें एक बात सामने आई कि पिछड़ा वर्ग को क्यों टिकट नहीं दिया जा सकता। हालांकि उसकी प्रतिशतता कम थी, लेकिन एक बड़ा सवाल था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सीधी पूरे ज़िले में, सिर्फ सीधी विधानसभा पर नहीं अपितु पूरे सीधे ज़िले में, चाहे वो चुरहट विधानसभा हो, चाहे सिहावल विधानसभा हो उसमें, और चाहे फिर सीधी विधानसभा हो, उसमें किसी भी पिछड़ा वर्ग को क्यों आगे नेतृत्व के लिए नहीं किया गया। ये एक बड़ा अहम, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करती है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास है, लेकिन सीधी इससे अछूता क्यों है? देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू में ही आपने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल, हमारे 10-11 सदस्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और आज 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। बिल्कुल। तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और गरीब लक्ष्य कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ते रहे, और भारतीय जनता पार्टी आज पन्ना समिति बनाने की स्थिति में आ गई। अब ये नहीं है कि प्रदेश की कमेटी, जिला की कमेटी, मंडल की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, अब हम गांव पंचायत की कमेटी भी नहीं, हम पन्ना की कमेटी बनाने की स्थिति में हैं, और हम पन्ना समिति बना रहे हैं। हमारा ध्येय रहा, हमारा नारा रहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यशस्वी दोनों पिछड़ा वर्ग से हैं। आप कई केंद्र में मंत्री देखें तो हमारे
43 जो नए मंत्री बने उसमें 27 पिछड़ा वर्ग के मंत्री बिल्कुल। बने। हमारे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टियां हो, एक समन्वय के साथ चुनाव लड़ाती हैं। और आप देखें कि जब सीधी सिंगरौली इकट्ठा था तब से एक परंपरा बनी कि जो पिछड़ा वर्ग की सीट है वह सिंगरौली में आदरणीय रामलल्लू जी बैस को देती जाती रही। बिल्कुल बिल्कुल। अब संसदीय क्षेत्र में अगर सीधी के पिछड़ा वर्ग के लोग कहेंगे कि अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का, कुछ लोग कह रहे थे भाजपा का बने पिछड़ा वर्ग का, कुछ लोग कहते हैं कि सांसद भी पिछड़ा वर्ग का लड़े, तो आप एक बात बताइए कि गणेश सिंह पटेल जी सतना में हमारे जो रीवा संभाग है, तो रीवा संभाग के जो 4 जिले हैं, 4 संसदीय सीटें हैं, उनमें गणेश सिंह जी पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सांसद हैं। डॉक्टर अजय सिंह पटेल जी रीवा के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं और वो भी पिछड़ा वर्ग से हैं। बिल्कुल। और रामलल्लू बैस जी भी हमारे पिछड़ा वर्ग से हैं और सिंगरौली के विधायक हैं। जब आप बात करेंगे संभाग की, आप जब बात करेंगे एक जोन की, जिले की, तो फिर आपको अगल बगल के जिलों का भी ध्यान में निश्चित ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मऊगंज में भी आपके, मऊगंज में आप सीधी से लगा एकदम, तो प्रदीप पटेल जी हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं। तो आप अगर देखेंगे तो एक सर्वहारा वर्ग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चली है। अब हर सीटों पर, हर जिले में हर जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है। जी, अभी हाल ही में कैलाश जोशी के जो पुत्र हैं, उनका ये कयास लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। पिछली बार चुनाव हार भी गए थे, तो उस पर क्या टिप्पणी होगी? अब उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, वह उनका निजी मामला है और किन कारणों से ऐसी बातें वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, मंत्री भी बनाया, मंत्री थे ना, जी जी जी, मंत्री थे, विधायक बनाया, और उनके पूज्य पिताजी और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय स्वर्गीय कैलाश जोशी जी हम सबके प्रेरणा के केंद्र रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। आपके हिसाब से इस बार सत्ता में कौन सी सरकार रहेगी? भारतीय जनता पार्टी, निसंदेह जनता का अपार समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि गरीब की थाली खाली न रहे, गरीब के पेट तक दाना पहुँचे और हर वर्ग को उसका लाभ मिले। एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है जिसके घर घर में योजनाओं को पहुंचाने का, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम भाजपा ने किया है। तो लोग निश्चित रूप से जो काम करता है उसी के साथ रहते हैं। ये सवाल मेरा इसलिए भी आया क्योंकि आप ही के पार्टी के मैहर विधानसभा से आपके विधायक नारायण त्रिपाठी जी इस बार अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि मैं बिंद पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और पूरे सीटों पर वो बिंद जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़वाएंगे। इसके बाद अगर कुछ विधायक, या कि उनका कहना तो हालांकि है कि आप विधायक दो, मैं बिंद प्रदेश दूंगा, तो बिंद प्रदेश की मांग कितनी जायज़ है और उस पर आपका समर्थन क्या कहता है? देखिए, अभी आपने ही कहा कि जब से सिंगरौली जिला बना जी, तो सीधी में जो आर्थिक संसाधन है उनका अभाव हो गया जी। जब तक 18 साल का भी एक बच्चा हो जाता है, जब बड़ा होता है 21 साल का हो जाता है तो शादी होती है, उसके बाद बालिग होने के बाद जब वह काम धाम करने लगे तो माता पिता कहते हैं ठीक है, अब देख लो, तुम व्यवस्था बनाओ, तुम्हें अलग रहने की ज़रूरत है। जब तक एक बेहतरीन बिंद में व्यवस्थाएं नहीं बन जाती, एक आर्थिक संसाधन डेवलप नहीं हो जाते हैं, तो एक अनाथ की तरह किसी बात को करना कि जब तक हम सक्षम ना हों। हम मानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश के में ही रह करके और जिस प्रकार से काम हो रहा है, एक बिंद के लिए भी बहुत शानदार काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चारों तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है। तो मांग समय समय पर होती रहती है और होना भी चाहिए, उस पर गलत नहीं है। लेकिन इस बात का भी आकलन होना चाहिए कि अगर हम अलग होते हैं तो हमारे पास संसाधन क्या होंगे, हमारे पास जो मूलभूत आवश्यकताएं होगी लोगों के लिए, वो कहाँ पर हैं, हम खड़े कहाँ हैं, इस बात का भी अगर यही बात की जाए तो सिंगरौली के से जो संसाधन आ रहे हैं, इधर गुड़ के जो आप ही की पार्टी के द्वारा जो पैनल बनाया गया है, ये संसाधन जो आ रहे हैं, पन्ना के हीरे या जो भी औद्योगिक केंद्र है, यहाँ से जो संसाधन आ रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि इससे विंध्य प्रदेश, समूचा विंध्य प्रदेश विकसित कर सकता है। तो इसमें क्या अच्छा है, अच्छा सोच है, हमें नहीं कहते हैं कि खराब सोच है, लेकिन आप ही सोचिए कि जितना राजस्व इससे आएगा जी, तो उससे क्या इतने बड़े बिंद का जो क्षेत्र है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है। और दूसरी बात, अभी आपने एक और बात पूछी थी कि वो पार्टी बना रहे हैं। पार्टी बनाने का अधिकार सबको है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सीधी ज़िले में इस बिंद के ही कुंवर अर्जुन सिंह जी ने जिस तरह से राजनीतिक ऊंचाई को प्राप्त किया था और उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी,
तो जब वो उस ऊंचाई में थे जहां आज ये कहीं नहीं है, तो उनकी पार्टी का क्या असर हुआ सबके सामने है। तो इनकी पार्टी का क्या असर होगा वो सबको पता है। तो मैं आखिरी के रूप में आज इस इंटरव्यू के समापन के रूप में मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी बातों के साथ आज के इस आखिरी प्रणाम दें, और इस चैनल के बारे में आपके क्या राय होगी। मेरा चैनल के बारे में एक ही विषय में कहना है कि जो बेहतरीन तरीके से आप अपने बिंद के क्षेत्र के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और सरकार की जो बातें हैं, योजनाएं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और जो आपके तमाम दर्शक हैं, आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद कि आप सब हमको भी सुनेंगे आपके माध्यम से। तो आप तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सरकार तक और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, एक कड़ी का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से एक विनम्र आग्रह कि मेरे ऊपर भी आप अपना स्नेह बनाए रखें, और जब लगे तो हमें भी याद करें कि हम भी एक सेवक की भांति आप सबके लिए कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। धन्यवाद। निश्चित ही लोगों का स्नेह मिला है, और वो स्नेह आज आपको एक बड़े परिवार के रूप में इस सर्वे के माध्यम से भी दिखा है। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि शीर्ष नेतृत्व आप पर और आपके कंधों पर दामोदार देगा, और वो आप निखर कर सामने आएंगे जनता की उस आवाज़ के रूप में जो प्रशासन तक, जो केंद्र सरकार तक इस आवाज़ को बुलंद करेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।